तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपी पीसीएस विद चौहान। गाइज, हम जो आपके लिए सीरीज़ लाए हैं घटना चक्र की, तो उसमें हम कर रहे हैं अभी सामान्य विज्ञान। और सामान्य विज्ञान में भी जो इसका पहला पार्ट है भौतिक विज्ञान, वो हम कर रहे हैं। और इसमें भी चैप्टर नंबर 8 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 9। इनफैक्ट हम चैप्टर नंबर 9 भी, जो हमारी लास्ट वीडियो है उसमें उसके जो नोट्स हैं उसे कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको देखना है तो आप पिछली वीडियो देखिए। और यहाँ हम करेंगे चैप्टर नंबर 9 के जो क्वेश्चन आंसर हैं, यानी कि घटना चक्र के, वही करेंगे। गाइस, आज है 9 जून और इस वक्त टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं रात के। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा चैप्टर नंबर 9 है वो है ध्वनि। तो थोड़ा सा सेटिंग कर ली जाए। ठीक है, तो यहाँ है हमारे पास क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। तो इसे थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए। ठीक है गाइस, अब देखिए जो क्वेश्चन लिखा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 है, वो क्या है देख लेते हैं। रिकॉर्डिंग हो रही है या? ठीक है गाइस, तो रिकॉर्डिंग चल रही है हमारी। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे लिखा है 1 में लिखा है जल, फिर लिखा है इस्पात एंड फिर लिखा है नाइट्रोजन। तो इसने कहा कि इन तीनों में जो आपकी जो ध्वनि की चाल है उसके बारे में बताना है कि किसमें धीमी है। आरोही क्रम में बताना है। आरोही क्रम का मतलब होता है पहले कम, फिर उससे ज़्यादा और फिर उससे ज़्यादा वाली बतानी है। ठीक है आपको। तो देखिए हमने क्या पढ़ा था कि सबसे कम होती है गैस में, उससे अधिक होती है लिक्विड में यानी कि द्रव में, और उससे अधिक होती है आपकी सॉलिड यानी कि ठोस में होती है। चलिए गाइस, तो इसका आंसर अब बताइए क्या हो सकता है। तो इसका आंसर है, हमने कहा पहले गैस, फिर लिक्विड, फिर आपका ठोस। ठीक है, तो इसमें गैस कौन सी है गाइस? इसमें है गैस नाइट्रोजन होती है। ठीक है, थर्ड। और फिर उसके बाद आता है लिक्विड यानी कि जल हो गया, यानी कि 1। और फिर उसके बाद आ गया ठोस हमारा, जो कि है इस्पात। तो इसका आंसर हो गया बी। और गाइस देखिए, ये बहुत ही इजी था। अब आप कहें कि इसकी जो व्याख्या है उसे भी पढ़ो, तो गाइस ये तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि वही चीज़ है कि इसने कहा कि भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है, और सबसे कम होती है आपकी गैस में, उससे अधिक होती है आपकी लिक्विड में, और उससे ज़्यादा होती है आपकी ठोस में होती है। ठीक है गाइस, उसमें भी यही लिखा हुआ है। तो ध्वनि का वेग लिखा है कि माध्यम का जो घनत्व है उस पर निर्भर करता है। तो हम जानते हैं सबसे कम घनत्व किसका होता है? गैस का होता है, फिर लिक्विड का होता है, और फिर हमारा सबसे ज़्यादा किसका होता है? आपका ठोस का होता है। और जिसका ज़्यादा होता है और उसका वेग भी क्या होगा? उतना ही अधिक होगा। ठीक है, घनत्व अधिक होगा तो उसकी जो चाल है वो अधिक होगी। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर वही क्वेश्चन है कि ध्वनि का वेग जो है अधिकतम होता है किस में होता है? हम जानते हैं ठोस में होता है। तो इसमें ठोस जो है ये है आपकी धातु है। तो जो ठोस है वो आपकी ये है धातु। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। फिर ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। फिर वही क्वेश्चन है कि जो ठोस है, और इसमें ठोस क्या है? ठोस है यहाँ पे इस्पात यानी कि स्टील। आगे बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यहाँ थोड़ा सा सेटिंग गड़बड़ हो रही है, कल नेक्स्ट वीडियो में कोशिश रहेगी कि सही रहे। ठीक है, तो इसकी थोड़ी सी व्याख्या पढ़ लेते हैं, कुछ नई चीज़ें हो सकती हैं इसमें लिखा है ध्वनि की चाल उस माध्यम की जो प्रकृति है उस पर निर्भर करती है जिससे होकर वह गमन करती है। मतलब डिपेंड करता है कि जो माध्यम क्या है उसमें उसकी चाल जो है डिपेंड करती है कि कितनी होगी। तो इसने कहा भिन्न भिन्न माध्यम में क्या होती है, ध्वनि की चाल क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। और गैसों में जो है अत्यंत धीमी, वही चीज़ लिखी है जो नोट्स में लिखी थी, कुछ नया नहीं। तो इसने कहा वही, उसके बाद आपके आता है द्रव का नंबर आता है, उसके बाद ठोस में क्या होती है? सबसे तेज जो है ट्रैवल करती है क्या? आपकी साउंड वेव्स। तो ध्वनि जो है निर्वात में गमन नहीं करती है, निर्वात में क्या करता है? प्रकाश करता है, ध्वनि नहीं करती। और इसने फिर वही लिखा है कि जो इसकी जो वायु की अपेक्षा जो स्टील है, स्टील में उसकी जो चाल होती है वो होती है कितनी? 15 गुना अधिक होती है, मतलब काफ़ी अधिक होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फिर ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रगमन मतलब होता है आपका गमन करना यानी कि ट्रैवल करना। तो वही बात हो गई, किस में करती है? सबसे ज़्यादा ठोस में करती है। तो वैसे आगे बढ़ते हैं यहाँ से। फिर लिखा है, फिर वही लिखा है, वेग है एयर में, और वेग है वाटर में, और वेग है आपका सॉलिड लिखा होगा, स्टील लिखा होगा, कुछ ऐसा लिखा होगा। ठीक है, एस से। तो हम फिर वही जानते हैं कि सबसे कम होती है आपकी एयर में, तो सबसे कम हो जाएगी आपकी एयर में, उससे ज़्यादा हो जाएगी आपकी लिक्विड में, और उससे ज़्यादा हो जाएगी आपकी सॉलिड में। तो सबसे ज़्यादा है सॉलिड में यहाँ पे, उससे कम हो गई आपकी वाटर में, और उससे कम हो गई आपकी एयर में। चलिए, इसका आंसर भी आप लोग को आ गया होगा। फिर लिखा है लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे किसी माध्यम में ध्वनि की जो गति होती है अधिकतम होती है, किसमें अधिकतम होती है? तो इसने कहा कि जो टेम्परेचर है वो है 20 डिग्री सबके लिए। अभी जो हमारे पास ऑप्शन है ये चारों, उसके लिए टेम्परेचर है आपका 20 डिग्री। तो फिर वही देखते हैं कि एक होता है आपका गैस, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। तो देखिए, उसके बाद आता है आपका लिक्विड। तो ये हो गया लिक्विड। अच्छा, ये गैस, फिर लिक्विड, ये दोनों कट गए। ठीक है, अब हमारे पास है 2, सॉलिड में 2 है, ग्रेफाइट भी है, सॉरी ग्रेनाइट भी है, और आपके पास क्या है? लोहा भी है।
ठीक है। तो ग्रेनाइट और लोहे में अब क्या है, कंपटीशन। आइए देखते हैं। तो ध्वनि की जो गति है माध्यम के घनत्व और प्रत्यास्थता पर निर्भर करती है, ठीक है। किस किस पे, घनत्व पे करती है और प्रत्यास्थता पर निर्भर करती है। और जिस माध्यम का जो घनत्व होता है या प्रत्यास्थता अधिक होती है, ठीक है, तो उस माध्यम में, यानी इसने कहा जिस माध्यम में जो आपकी प्रत्यास्थता है वो और जो आपका घनत्व है अधिक होता है। आइए देखिए, घनत्व किस में अधिक होता है और प्रत्यास्थता जिसमें भी अधिक होगा उसमें क्या होगा, जो ध्वनि का वेग होगा वो अधिक होगा। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसने कहा जो लोहा है, लोहे में ध्वनि की गति क्या होगी, अधिकतम होगी, ठीक है। मतलब इसकी प्रत्यास्थता और इसका घनत्व जो है ग्रेनाइट से अधिक होगा। फिर लिखा है ध्वनि तरंगे। क्या है ध्वनि तरंगे, लिखा है कि ठोस ध्वनि तरंगे, इसमें लिखा है निर्वात में चल सकती हैं, बिल्कुल गलत है। इसमें लिखा है केवल ठोस में, बिल्कुल गलत है, ये तीनों में चलती हैं। केवल गैस में, बिल्कुल गलत है, ये तीनों में चलती हैं। तो ठोस और गैस दोनों में चलती है, बिल्कुल सही है, हाँ ये दोनों में चलती है। इनफैक्ट इसके अलावा भी चलती है, लेकिन इसमें केवल जैसा कुछ नहीं लिखा है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है गाइस। ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है और ध्वनि तरंगे ठोस और गैस तीनों माध्यम में चलती हैं। और ध्वनि तरंगों का जो वेग है ठोस में अधिकतम, गैस में, ये सब वही लिखा है। और फिर लिखा है कि हवा में ध्वनि का वेग 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना होता है, इतना होता है। जल में इतना होता है और लोहे में इतना होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग गाइस। लिखा है ध्वनि, इसमें लिखा है एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता है, क्यों नहीं सुन सकता। देखिए क्या होता है, हमें ध्वनि को ट्रैवल करने के लिए क्या होता है कि माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी कि मीडियम की आवश्यकता होती है। वायुमंडल होना चाहिए अगर हम चंद्रमा की बात कर रहे हैं तो, या गैसेज होनी चाहिए। तो जब चंद्रमा पे जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि वहाँ पे माध्यम नहीं होता है, ठीक है। वहाँ माध्यम नहीं होता है, और माध्यम नहीं है तो भैया चंद्रमा पे अगर दो व्यक्ति बात करेंगे तो ध्वनि जो है बिना माध्यम के एक जगह से दूसरी जगह नहीं ट्रेवल कर सकती है, और वही चीज़ है चंद्रमा पे माध्यम नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसका आंसर क्या है, इसमें लिखा है सी। तो इसमें लिखा है ध्वनि प्रचालित करने का माध्यम नहीं होता है, इसलिए हमें सुनाई नहीं देता। फिर लिखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है। कथन पढ़ लेते हैं। कम लंबाई की बांसुरी से निम्न आवृत्ति की जो है तरंगें उत्पन्न होती हैं, ओके। अब लिखा है कि ध्वनि शैलों में से केवल अनुदैर्घ्य प्रत्यास्थता तरंगों के रूप में जो है प्रगामित है। आइए देखते हैं इसका व्याख्या, देखते हैं थोड़ा। इसमें लिखा है अधिक लंबी बांसुरी से अधिक बड़ी तरंगों वाली जो है ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं, क्योंकि किसी तरंग की आवृत्ति उसके किस पे, तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कि कुछ ऐसा बोला इसने 1/λ, मतलब ये हो गया n, मतलब हो गया आवृत्ति, और ये उसके क्या हो गई, व्युत्क्रमानुपाती होगी किसके, तरंगदैर्घ्य के, ठीक है। तो ये उसके तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आगे ओके गाइस, हाँ। तो अब इसमें लिखा है कि कम लंबाई की जो बांसुरी होती है उससे क्या है, उच्च आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होंगी, ठीक है। इसने कहा कि अगर जो लंबाई है बांसुरी की वो कम होगी तो यानी कि जो उससे तरंगदैर्घ्य जो निकलेगी, मतलब जो भी तरंगे होंगी उसकी जो तरंगदैर्घ्य होगी वो होगी कम लंबाई वाली बांसुरी की तरंगदैर्घ्य जो होगी वो कम होगी। और जब तरंगदैर्घ्य कम होती है तो हम जानते हैं कि जो आवृत्ति होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि ये दोनों जो है इसमें जो रिलेशन होता है वो होता है व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि इनडायरेक्ट रिलेशन होता है इसमें, कि तरंगदैर्घ्य जब कम होती है तो वेवलेंथ आपकी जो आवृत्ति है वो बढ़ जाती है। तो यही लिखा है कि कम लंबाई वाली बांसुरी से क्या है, उच्च आवृत्ति निकलेगी, क्यों, क्योंकि तरंगदैर्घ्य कम, ठीक है। तो इस प्रकार कथन ए हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। उसमें कथन में क्या लिखा था कि कम लंबाई की जो बांसुरी होगी उससे जो है निम्न आवृत्ति की तरंगे निकलेंगी, ठीक है। तो पहला गलत हो गया। अब लिखा है गैस प्लाज्मा तरल में ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में प्रगमन करती, मतलब ट्रैवल करती है, जबकि ठोस में यह अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों तरंगों के रूप में जो है ट्रैवल करती है, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें गैस में या प्लाज्मा में या तरल में, तो ये किस रूप में करेंगे, अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में करेगी, ठीक है। लेकिन अगर हम ठोस की बात करें तो ठोस में अनुदैर्घ्य की तरह भी काम करेगी और अनुप्रस्थ की तरह भी काम करेगी, क्या, ध्वनि तरंगे, ठीक है गाइस। थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा है गाइस, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है आजकल, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा है पराश्रव्य तरंगे। पराश्रव्य हम जानते हैं क्या होता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स, ठीक है। हमने पढ़ा था नोट्स में, हमने पढ़ा था अल्ट्रासोनिक वेव्स, ठीक है। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है हमारी 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, ठीक है। वो होती है पराश्रव्य, यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं। तो इसमें क्या होता है, ये क्या क्या कर सकती है, देखिए ये क्या कीड़ों को नष्ट कर सकते हैं, बिल्कुल सही लिखा है कि हाँ ये जो है कीड़ों को नष्ट कर सकती हैं। ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती हैं, बिल्कुल सही लिखा है, कर सकती हैं। इसका उपयोग बीमारी में उपचार के लिए किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। हमने देखा भी था कि
जो है हृदय संबंधित जो प्रतिबिंब हमने कहा था ना कि वो जाएगी हृदय से टकराएगी और जो वेव्स आएंगी वो उसका प्रतिबिंब बना के देंगी। तो ये किया जा सकता है, कुछ ना कुछ तो काम आता है। और ये लिखा है ये स्वचालित जो दरवाजे है उसको नियंत्रित करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसका आंसर क्या है गाइस। तो इसका आंसर है हमारा डी, यानी कि ये सारे काम करता है। आइए देखते हैं, कुछ गड़बड़ चल रही है ये पता नहीं। ठीक है, इसमें लिखा है कि जो ध्वनि तरंगें हैं 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है श्रव्य, यानी कि जिसको हम सुन सकते हैं, जो 20 से लेकर आपकी 2000 हर्ट्ज तक की होती है। फिर होती है अवश्रव्य, यानी कि इंट्रासोनिक वेव्स होती हैं, जो कि आपकी 20 हर्ट्ज से, देखिए हम जो रेंज सुन पाते हैं वो ये है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की होती है। और जो इससे कम होती है, यानी कि 20 से कम होती है, उसको बोलते हैं हम इंट्रासोनिक वेव, मतलब अवश्रव्य ध्वनि बोलते हैं। और जो पराश्रव्य होती है, यानी कि अल्ट्रासोनिक होती है, उसमें जो आवृत्ति होती है वो आपकी होती है 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा। ठीक है, तो मनुष्य की ये जो आपकी 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 से ज़्यादा होती है, उसमें क्या होता है गाइस कि 1 मिनट। तो दोस्तों जो 20 हर्ट्ज से कम होती है और जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, दोनों जो है मनुष्य नहीं सुन पाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। फिर इसमें लिखा है इसका उपयोग क्या है, संकेतक के रूप में किया जाता है, कीड़ों को नष्ट करने के लिए किया जाता है, कपड़ों से, ये हम बात करें अल्ट्रासोनिक की। ठीक है, कपड़ों से धूल हटाने के लिए किया जाता है, स्वचालित दरवाजे को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, समुद्र में गहराई को नापने के लिए किया जाता है, छिपी वस्तु को खोजने के लिए किया जाता है, और द्रव को जो है आपको गर्म करने के लिए किया जाता है, और चिकित्सीय अनुप्रयोग में भी हम मतलब यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग लिखा है पराश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिसकी आवृत्ति कितनी होती है, अभी हमने कहा 20,000 हर्ट्ज से अधिक। तो इसका आंसर हो गया ए। ठीक है, तो ये वही चीज़ लिखी है और कुछ नया नहीं लिखा है कि ये इसकी आवृत्ति बता दी कि क्या है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। तो मनुष्य की जो श्रव्यता की सीमा होती है, यानी कि जो सुनने की होती है सीमा, मतलब आवृत्ति, वो क्या होती है, हमने कहा 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, यानी कि ये वाली होती है। ठीक है गाइस, तो लिखा है एक जैव पद्धति जिसमें जो है अल्ट्रासोनिक ध्वनि यानी कि वेव्स की जो का उपयोग किया जाता है वो कौन सी है, हमने कहा था हृदय से रिलेटेड होता है। तो हृदय से रिलेटेड आपका होता है ECG। ठीक है, तो ECG हम यूज़ करते हैं। तो लिखा है सोनोग्राफी या अल्ट्रासोनोग्राफी चिकित्सीय निदान का एक क्या महत्वपूर्ण साधन है। तो ये पराश्रव्य ध्वनि यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव पर आधारित एक चित्रांकन तकनीक है, यानी कि वो उसका इमेज बनाती है, और चिकित्सीय क्षेत्र में उसके कई उपयोग हैं, जिसमें से जो गर्भावस्था में जो गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य के बारे में आपको जानकारी इससे मिल सकती है आराम से। ठीक है गाइस, इसका आंसर ओके सॉरी गाइस, देखिए इसका दोनों जैव, अच्छा गाइस इसमें लिखा है जैव पद्धति में उपयोग होता है। एक्चुअल क्या है कि आप इसका जो उपयोग है पराश्रव्य का, आप जब नोट्स देखेंगे तो उसमें ECG भी था। इनफैक्ट यहाँ पे हमने बात करी है सोनियोग्राफी में, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, ये है जैव पद्धति की बात हो रही है, तो थोड़ा सा अलग था, तो यहाँ मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो गई, यहाँ पे है सोनियोग्राफी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लिखा है चमगादड़ अंधेरी रात में क्या है, उड़ सकता है, और इसका जो शिकार मतलब जो है अपना शिकार भी कर सकता है, और इसका कारण क्या है, कैसे कर सकता है। देखिए चमगादड़ हमने पढ़ा था कि जो चमगादड़ होता है वो उत्पन्न करता है कि अल्ट्रासोनिक वेव्स को उत्पन्न करता है कौन, चमगादड़। तो इसमें लिखा है वे पराध्वनि तरंगे निकालता है, और उन्हीं के कारण ये क्या होता है, निर्देशित होता है। ठीक है, फिर इसमें लिखा है चमगादड़ उड़ते समय जो है अल्ट्रासोनिक वेव्स यानी कि तरंगे उत्पन्न करता है। ये ध्वनि तरंगे क्या है, रेडार द्वारा क्या होती है, प्रक्षेपित प्रकाश तरंगों की भांति मार्ग की रुकावट से टकराने के बाद क्या है, उद्गम क्षेत्र की ओर लौटती है। अभी समझेंगे इसको क्या है कि फलतः जो चमगादड़ अपनी संवेदनशील इंद्रियों से क्या है, संभावित रुकावट की दिशा और दूरी का अनुमान, देखिए क्या लिखा है इसमें, बहुत इसमें हौच-पौच है, हम इसे सही से बताते हैं। सपोज़ कि हमारे पास क्या है, चमगादड़ है, यहाँ पे आपका एक है वृक्ष है, सपोज़ यहाँ पे भी कोई एक पार्ट कुछ भी है, यहाँ पे सपोज़ एक घर है, तो ये क्या है, चमगादड़ रात में ट्रैवल करता है, यानी उड़ सकता है। कैसे उड़ सकता है, वो क्या करता है कि वो क्या करता है, अल्ट्रासोनिक जो वेव्स होती हैं उसको रेडिएट करता रहता है, अपने अंदर से निकालता है। तो वो क्या है, अगर इससे टकराती है और
इसके पास वापस आ जाए तो इसको ये समझ में आता है यार इतनी दूरी पे कुछ है ऐसा, ठीक है। तो वो अपनी दिशा को चेंज कर लेता है, उसको पता है कि अगर मैं इस साइड जाऊँगा तो मैं टकरा जाऊँगा इस पेड़ से, या फिर से वो यहाँ से एक तरंग टकरा के आती है तो उसको पता होता है कि हाँ यहाँ पे भी कुछ है, या फिर उसे अपना शिकार करना होता है तो वो इसी तरह से जो है वेव जाती है और ट्रैवल होकर आती है, टकरा के आती है, तो उसको समझ में आ जाता है कुछ है वहाँ पर, ठीक है। तो ये रडार में भी यही होता है, हमने पढ़ा था, सोनार में भी यही होता है, सेम यही चमगादड़ भी कर रहा है। अब यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 23 है, इसमें लिखा है हृदय अपश्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है, ओके। ध्वनि की गति गैस में, द्रव एवं ठोस की तुलना में अधिक होती है, बिल्कुल गलत है ये, हम सबसे ज़्यादा हमें पता है कि ठोस में होती है। और मैक संख्या ध्वनि की गति, इसमें लिखा है यहाँ पे, ओके बस, इसमें लिखा है मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं, ठीक है। अब लिखा है पराश्रव्य ध्वनि की जो आवृत्ति होती है वो इससे अधिक होती है। चलिए आइए देखते हैं, काफ़ी चीज़ें तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको पता होंगी। इसमें लिखा है हृदय अपश्रव्य जो आवृत्ति पर कंपन करता है, ठीक है। अपश्रव्य मतलब हो गया इंट्रासोनिक, ठीक है, करता है, बिल्कुल सही है। तो पहला वाला तो सही हो गया हमारा। जिसे सुनने के लिए क्या है स्टेथोस्कोप जो होता है ना, कि डॉक्टर जो अपने कान में लगाते हैं और फिर जो आपकी हृदय की धड़कन है उसको सुनते हैं, तो इसका प्रयोग करते हैं, बिल्कुल सही है। फिर लिखा है ध्वनि की गति ठोस में सर्वाधिक होती है, ना कि, तो दूसरा वाला हमारा गलत है। उसमें लिखा है कि गैस में सर्वाधिक होती है, नहीं, ठोस में होती है। फिर लिखा है मैक संज्ञा सामान्यतः किसी पिंड की गति को वर्णित करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है जब वह पिंड जो है ध्वनि की गति से या उससे अधिक गति से चल रहा हो, ठीक है। जैसे रॉकेट हो गया, हम कहते हैं 1 मैक की स्पीड से चल रहा है, 2 मैक, 3 मैक, 4 मैक, 5 मैक, इस स्पीड से चल रहा है, यानी कि जो ध्वनि की गति है उससे इतना उससे हम कंपेयर करते हैं ध्वनि की गति से। फिर लिखा है पराश्रव्य ध्वनि की जो आवृत्ति होती है वो जो है 20 हर्ट्ज से अधिक होती है, बिल्कुल सही है। आइए देखें फिर से, तो इसका आंसर है सी, बस इसमें क्या है 2 गलत है। आइए देखें कैसे 2 क्यों गलत है। 2 इसने कहा कि जो ध्वनि है वो गैस में सबसे ज़्यादा तेज़ी से ट्रेवल करती है, नहीं, ये ठोस में करती है, बाकी हमारे सही है इसमें। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या होता है। देखिए अब इससे क्या होता है, इससे कुछ तो होता है। अब इसमें लिखा है, देखिए क्या होता है, जो समताप मंडल होता है ना, तो उसमें हमारे पास ओजोन लेयर्स होती हैं। ओजोन लेयर का काम क्या होता है, जो अल्ट्रावायलेट रेस जो हमारी सन से आ रही होती हैं पृथ्वी तक, उसको रोकता है या अवशोषित कर लेता है, या नहीं रोक लेता है पर पृथ्वी तक आने नहीं देता, ठीक है। अब इसमें लिखा है जो विमान अग्रभाग से वायु को खींचकर पिछले भाग से दहन कक्ष में ईंधन को जलाकर पीछे से वाष्प गैस की तीव्र धार प्रवाहित करते हुए क्या अत्यंत तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, जेट विमान। यानी कि इसमें जो वायु है वो आगे से आती है अंदर और पीछे की तरफ जाती है, जेट विमान के पीछे की तरफ जाती है, वहाँ पे क्या होता है, दहन होता है, और फिर मतलब वो जो है दहन होने के बाद उसको स्पीड वही प्रोवाइड कराता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें लिखा है जो जेट विमान ध्वनि से भी तीव्र गति से उड़ते हैं, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं सुपरसोनिक जेट, ठीक है, जो ध्वनि से भी तीव्र गति से चल रहे हैं, ठीक है, सुपरसोनिक। अब इसमें लिखा है समताप मंडल में क्या है, वायु विरल। देखिए ये मंडल कैसे होता है, पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल होता है, उसे हम लेयर्स में बांट देते हैं। पहला होता है क्षोभ मंडल, उसके बाद होता है हमारा समताप मंडल, और समताप मंडल में हमने कहा ओजोन परत होती है, ठीक है। तो समताप मंडल में वायु विरल होती है, यानी कि वायु बहुत कम होती है, तो ठीक है, वायु विरल होती है तथा दबाव कम होता है। जब देखिए वायु नहीं होगी तो दबाव ऑब्वियसली कम होगा, क्योंकि वायु से ही क्या होता है, दबाव होता है, ठीक है, वो कम होता है। तो इस कारण क्या होगा कि यहाँ जो जेट विमान है वो सरलता एवं तीव्र गति से उड़ने लगेगा, आसानी से उड़ता है, ठीक है। तो सुपरसोनिक जो जेट विमान है के ईंधन दहन से निकलने वाला जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड, तो जो आपका जेट विमान से निकलने वाला जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, यानी कि NOx ऐसे करके लिखते हैं, वो समताप मंडल में जो ओजोन परत होती है उसको क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। और अगर वो उसको नुकसान पहुंचाएगा तो गाइस क्या होगा, जो अल्ट्रावायलेट रेज जो हमारी आएंगी ऊपर से, यानी कि सन से आएंगी, वो पृथ्वी तक पहुँचेंगी, और इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं इंसानों को, या पेड़ पौधों को, उनकी रुकावट मतलब वृद्धि रुक जाती है, जंतुओं को भी होती हैं। क्या होता है नॉर्मल इंसानों में, तो हम इसका देख लेते हैं कि कैंसर है सबसे बड़ा कारण UV रेज का, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लिखा है समुद्र तट के निकट मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की जो चाल की तुलना में 15 किलोमीटर की ऊंचाई, मतलब एक तो हो गया सपोज ये समुद्र है, एक तो यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, समुद्र तल के निकट चल रहा है, ठीक है, ये समुद्र है हमारा, और एक जो है 15 किलोमीटर ऊपर चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए वायु कहाँ पे विरल होगी, वायु यहाँ पे थोड़ी कम होगी, वायु यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे दबाव जो होगा ना, दबाव जो प्रेशर होगा वो यहाँ ज़्यादा होगा, और जो प्रेशर है वो यहाँ कम होगा, ठीक है। इतनी बात समझते हैं अभी,
अभी ज़्यादा नहीं समझते। तो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रेशर, ठीक है, वायु यहाँ ज़्यादा है, वायु यहाँ पे कम है, ठीक है। तो इसमें लिखा है 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की जो चाल है अधिक होगी। इतना समझाने में तो सब भूल ही गए, ठीक है, फिर से देखते हैं। जो समझाया वो याद रखना गाइस। तो इसमें हमने कहा कि समुद्र तल के निकट एक मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की जो चाल है की तुलना में जो 15 किलोमीटर की ऊंचाई पे जा रहे जो वायुयान है जा रहे मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की जो चाल है अधिक होगी। इसने कहा जो 15 किलोमीटर, मतलब ये नॉर्मली कह रहा है कि जो 15 किलोमीटर ऊपर जो जा रहा है उसमें उसकी जो चाल है वो अधिक होगी, ठीक है। हमने कहा कि जब हम ऊपर जाएंगे तो वायुदाब कम है, तो वायुदाब कम है तो वो आसानी से चल सकेगा। एक मिनट, ठीक है, आगे देखते हैं। अभी फिर लिखा है ध्वनि की जो तीव्र परावर्ती माध्यम के तापन, मतलब वायु की जो गति है वो परावर्ती माध्यम के ताप पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही है ये भी, ठीक है, आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इसमें लिखा है जो आपका सुपरसोनिक बॉडी है, ठीक है, की जो चाल है को हम मैक संख्या में व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो किसी पराध्वनिक यान की जो मैक संख्या है, पराध्वनिक यान की चाल वातावरण के तापमान पर ध्वनि की चाल के अनुपात के बराबर होती है। चूँकि ध्वनि की चाल तापमान के बढ़ने पर बढ़ जाती है, ठीक है, इसलिए जो है समुद्र तल की अपेक्षा 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर, हाँ गाइस यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट करिए कि हमने कहा कि जो अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, और अगर टेम्परेचर कम रहता है तो ध्वनि की चाल भी क्या होता है, कम होती है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, जब हम नीचे से 15 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो ऑब्वियसली टेम्परेचर कम हो जाएगा, और टेम्परेचर कम होने की वजह से क्या होगा कि जो आपका जो चाल होगी, आपके जो वायुयान है उसकी जो चाल होगी वो हो जाएगी कम, ठीक है। आइए इसका आंसर देख लेते हैं। इसमें लिखा ए गलत है, ठीक है, 15 किलोमीटर ऊपर वाले की चाल कम होगी और नीचे वाले की अधिक होगी, क्योंकि ऊपर जो है टेम्परेचर कम हो जाएगा। दूसरे से आर यानी कि क्या माध्यम के तापमान पर निर्भर करता है, बिल्कुल करती है, तो यही लिखा है गाइस। तो ये बस यहाँ पे कुछ डेटा है, आप देखिएगा। डेसिबल किसे मापने के लिए होता है गाइस, हम जानते हैं कि डेसिबल जो है आपका ध्वनि को मापने के लिए होता है। इसमें लिखा डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है, ध्वनि के लिए किया जाता है। फिर लिखा डेसिबल इकाई को प्रयोग जिनके मतलब किसके माप, वही सेम चीज़ है, आपको ध्वनि की तीव्रता नापने के लिए हम डेसिबल का यूज़ करते हैं। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब जो है कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न करते हैं, तो गाइस वो करते हैं 30 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पे कुछ लिखा है कि जब आप क्या करते हैं तो कितनी डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो जब फुसफुसाहट होती है गाइस तो उसमें होती है 15 से लेकर 20 डेसिबल, और जब सामान्य जो आपकी साधारण बातचीत होती है तो वो 30 से 60 डेसिबल पे होती है, और अगर गुस्से वाली होती है तो 70 से 80 में होती है, और अगर ट्रक या मोटरसाइकिल की होती है तो 90 से आपकी 95 तक होती है। यंत्र कार की होती है तो आपकी ये होती है, और इसमें है ऑर्केस्ट्रा बज रहा है तो 110 से 120 होती है। जेट विमान है तो 140 से 150 होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इसमें लिखा है 100 डेसिबल का जो नॉइस है यानी कि रव है की जो का प्रबलता स्तर संगत होता है। आइए देखें 100 डेसिबल, आइए देखें 100 डेसिबल यानी कि यंत्र कारखाने, तो इसका आंसर क्या है, यंत्र कारखानों के शोर से, ठीक है। ये वही है जो ऊपर हमने पढ़ लिया। लिखा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन सेम वही है कि WHO कहता है कि भाई ऐसी कितने डेसिबल की ध्वनि है जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी रहेगी, ठीक है, वो है आपकी 45 डेसिबल की, तो इसका आंसर ए है। आगे बढ़ते हैं गाइस। तो यहाँ पे लिखा है मनुष्य के लिए शोर की सह सीमा करीब करीब होती है, कितना मनुष्य शोर सुन सकता है, तो वो एटलीस्ट 90 डेसिबल यानी कि 40 आसपास है तो 85 डेसिबल तक का शोर सुन सकता है, ठीक है। कहाँ तक, 90 डेसिबल किसी शोर को बर्दाश्त करने की क्षमता सीमा है किसमें, मनुष्य में। तो लिखा है साधारण बात, वही चीज़ लिखी है कि साधारण बातचीत करते हैं तो कितने डेसिबल होता है, और सोते हुए व्यक्ति को जागने के लिए, मतलब अगर आपको उसे जगाना है तो 50 डेसिबल ध्वनि पर्याप्त होती है, इससे ज़्यादा ना हो, मतलब 50 में वो सुन लेगा। फिर 80 डेसिबल के शोर में लगातार रहना क्या होता है, हानिकारक होता है, ठीक है। और 90 डेसिबल की शोर को जो है बर्दाश्त करने की जो है इसकी अधिकतम सीमा होती है। किस स्तर से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि जो है प्रदूषण कहलाती है, यानी कि हमने कहा कि नॉर्मल 80 तक तो ठीक है, 80 के बाद थोड़ी सी गड़बड़ है,
तो यही है इसका आंसर सी। फिर अगर मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर है, मानक ध्वनि स्तर देखिए वही है कि 90 या 80 से आप नीचे रहिए। तो देखिए, तो इसमें आंसर हो गया आपका 60। ठीक है, आप इससे नीचे रहिए, इससे भी नीचे रहिए, इससे भी नीचे रहिए, तो हमारे पास इस वक्त फ़िलहाल है 60। तो लिखा एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा है। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरी पर रखकर जब मजदूर द्वारा की जाने वाली हथौड़े की आवाज़ को सुनता है तो क्या होता है कि उसे 2 बार आवाज़ सुनाई देती है। इसी तो जादू है। ठीक है, तो 2 बार कैसे सुनाई देती है हम भी देखते हैं। तो देखो क्या होता है कि एक पटरी, देखिए एक पटरी है, ठीक है, यहाँ पे एक लड़का है, इसने कान अपने लगा रखे हैं पटरी पे। ठीक है, एक बंदा यहाँ से क्या है, हथौड़ा मार रहा है पटरी को। ठीक है, यह हथौड़ा मारेगा। तब अब क्या होता है कि जब वो हथौड़ा मारता है तो इस आदमी को, जो यहाँ पे है, ये आदमी, इसको 2 बार ध्वनि सुनाई देती है। इसने कान लगा रखे हैं पटरी पे, तो ध्वनि 2 बार कैसे सुनाई देगी। एक, देखिए हमने कहा ध्वनि द्रव में भी चल रही है, गैस में भी चल रही है और सॉलिड में भी चल रही है, मतलब ठोस, द्रव, गैस तीनों में चल रही है। और यहाँ पे अभी हमारे पास 2 माध्यम है, एक तो हवा यानी कि गैस, ठीक है, यहाँ पे क्या है, गैस, और जो ये पटरी है ये दूसरा माध्यम है, ये है सॉलिड यानी कि ठोस। तो देखिए जब 2 है तो 2 बार क्या है आपको सुनाई देगी, एक बार उस पटरी में सुनाई देगी, एक बार हवा में सुनाई देगी। तो हम जानते हैं कि जो गैस है, गैस में ध्वनि का वेग कम होता है और जो सॉलिड है उसमें अधिक होता है। ठीक है, तो गैस वाली जो है आपको बाद में सुनाई देगी और सॉलिड वाली आपको पहले सुनाई देगी, यानी कि जो पटरी से आ रही होगी आपकी वो आपको पहले सुनाई देगी और जो हवा से आ रही होगी वो आपको सेकंड नंबर पे सुनाई देगी। तो इसकी जो व्याख्या है उसमें ऑलमोस्ट यही चीज़ है, तो मैं उसे बार बार पढ़ना नहीं चाहती। और अगर आपका मन करे तो आप उसे पढ़ लीजिएगा, बट मुझे नहीं लगता इसके अलावा कुछ लिखा होगा उसकी व्याख्या में। तो ये व्याख्या है इसकी, आप देख लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। लिखा है जब सितार या बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाता है तो उसमें क्या है, उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण होता है। भाई किस में अंतर के कारण होता है, देखिए इसमें लिखा है क्वालिटी। आइए चलिए आगे देखते हैं। इसमें लिखा है ध्वनि की जो गुणता है, ध्वनि में उत्पन्न सन्नादी अधिस्वरों की संख्या, उसका जो परस्पर महत्व आदि अवयवों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो किस किस पे इसने निर्भर करा दिया, सन्नादी अधिस्वरों की संख्या और उनका परस्पर महत्व, इस आदि अवयवों पर ये निर्भर करता है। और सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाए जाने की स्थिति में जो है उससे उत्पन्न ध्वनि का जो भेद है, ध्वनि की गुणता के कारण पहचाना जा सकता है। मतलब इन दोनों की जो ध्वनि है ना, उसमें जो सन्नादी या थोड़ा सा मेरे पास, हाँ, तो इसमें लिखा है सन्नादी और अधिस्वरों की संख्या और उनके संबंध, इन दोनों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो दोनों की अलग होगी, सितार की अलग होगी, बांसुरी की अलग होगी, तो आप दोनों को अलग अलग सुनने में सक्षम होंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों अलग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है अनुरण विशेषतः बड़े गिरजाघरों तथा अन्य बड़े भवनों में प्रतीत होता है और दीवारों या दीवार, छत, धरातल से अपवर्तित ध्वनि परावर्तन हो सकता है। देखिएगा इस अनुरण्य क्या होता है, देखिएगा इस क्या होता है, जैसे आप पिक्चर हॉल में बैठे हैं तो क्या होता है, वहाँ पे साउंड आती है तो दीवार से टकरा के आपको वापस सुनाई देगी, यानी कि जो ना हम कहते हैं गूंज रहा है। ठीक है, वो होता है अनुरण्य। लिखा है जब किसी बंद हॉल में ध्वनि उत्पन्न की जाती है तो हॉल की दीवारों और छत में क्या करा जाता है, क्रमिक परावर्तन के फलस्वरूप स्रोतों के बंद हो जाने पर भी क्या हॉल में कुछ समय तक ध्वनि बनी रहती है, यानी कि वो गूंजती है। ठीक है, आंसर है इसका ए। तो इसने ए में मतलब क्या है, इसने कहा कि जो अनुरण्य है विशेषता बड़े गिरजाघर या अन्य बड़े भवनों में प्रतीत होता है, यानी कि क्या गूंजने की आवाज़ आपको कहाँ सुनाई देगी, बड़े बड़े हॉल्स में सुनाई देती है। तो बड़े गिरजाघर हो गया, अन्य बड़े भवन हो गए। ठीक है, और इसमें लिखा है बी, दीवारों और छत धरातलों से अपवर्त ध्वनि जो है परावर्तन हो सकता है, मतलब ध्वनि जाती है, उनसे टकराती है और वापस आती है, जिसकी वजह से वो गूंजती है। ठीक है, यही लिखा है, तो इसका आंसर है ए, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी जो तरंग लंबाई यानी कि तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने जो पिछले चैप्टर में देखा था कि सबसे कम जो तरंग दैर्घ्य,
देखिए सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है गामा किरणों की, फिर एक्सरे आता है, फिर अल्ट्रावायलेट आता है, अभी हम लिख लेते हैं। फिर आपका विजुअल लाइट्स होता है जो हमें दिखाई देती है, 7 रंग की होती है, वो होती है इंफ्रारेड आता है। इंफ्रारेड के बाद आती है आपकी माइक्रोवेव आती है, और माइक्रोवेव के बाद आती है आपकी वॉट रेडियो वेव्स आती है। ठीक है, तो हमें पता है कि सबसे ज़्यादा जो आवृत्ति होती है वो इसकी होती है, और तरंग दैर्घ्य इसकी सबसे कम होगी। ठीक है, तो इसने क्या क्वेश्चन पूछा है कि किसकी जो तरंग लंबाई है सबसे अधिक होगी, तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक किसकी होगी। तो तरंग दैर्घ्य आपकी यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसकी सबसे ज़्यादा होगी, फिर इसकी कम, इसकी और कम और कम और कम कम कम, सबसे कम इसकी होगी। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है, रेडियो, तो रेडियो तरंगे हैं, तो रेडियो तरंगे यानी कि रेडियो वेव्स की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगी गाइस। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देखो इसमें भी यही लिखा है कि रेडियो वेव्स होती हैं उससे कम होती है माइक्रोवेव, उससे अवरक्त किरणें होती हैं उससे कम होती है दृश्य प्रकाश जो हम देख पाते हैं पराबैंगनी, और फिर उसके बाद मतलब पराबैंगनी यानी कि अल्ट्रावायलेट होती है, फिर एक्सरे होती है, फिर गामा रेज होती है। आगे बढ़ते हैं। एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो इसने कर जब हम टीवी चलाते हैं तो जो हमारे पास रिमोट होता है उसमें से कौन सी वेव्स निकलती हैं, तो रेडियो वेव्स निकलती हैं। ठीक है, तो टीवी, ये भी वही लिखा है, लिखा है कि टीवी के रिमोट नियंत्रण इकाइयों में अत्यधिक अवरक्त विकिरण का प्रयोग होता है। अधिकतर अवरक्त विकिरण हो, इसके ऑप्शन में नहीं था, किंतु कुछ में रेडियो तरंगों का भी प्रयोग होता है। ठीक है, रेडियो तरंगों, तो इंफ्रारेड क्या है, एक क्या है, विद्युत चुंबकीय विकिरण है, इनफैक्ट सारे विद्युत चुंबकीय। सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली जो तरंगें होती हैं, देखिए गाइस इसमें आंसर हो सकता है अवरक्त किरणें, जैसे कि अभी हमने व्याख्या पढ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे हम लोग, ये वही है आपका, कुछ नहीं है। नेक्स्ट लिखा है टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है। तो गाइस इसमें वही है, या तो रेडियो या फिर अवरक्त, इनफैक्ट माइक्रोवेव, ये सारी आती हैं। मतलब क्या होती है, IR भी आती है, मतलब अवरक्त किरणें होती है, इंफ्रारेड भी होती है। ठीक है, इंफ्रारेड यानी अवरक्त एक ही बात है। उसके बाद हम कह दें कि माइक्रोवेव होती है, बिल्कुल माइक्रोवेव से भी करते हैं, और उसके बाद रेडियो वेव से भी करते हैं। ये तीनों में से जो भी आपका मतलब एक ऑप्शन में हो वो तीनों ही सही होगा, मतलब कोई एक होगा तो इनफैक्ट सही होगा। और इनफे भी अगर मान लो इनमें से 2 भी आ जाते हैं और उसमें अवरक्त है तो अवरक्त को आप टिक करिएगा। फिर लिखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण टेलीविजन के लिए, फिर वही क्वेश्चन आ गया, अवरक्त रिपीट हो रहा है गाइस, ये भी रिपीट हो रहा है, आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो क्या होता है, देखो इसका आंसर ए है, श्रव्य और दृश्य दोनों से, मतलब आपको साउंड भी सुनाई देती है और आप देख भी पाते हैं, दोनों चीज़ होती है। जैसे आप टीवी ऑन होती है तो आप सुन भी लेते हैं और आप देख भी लेते हैं। ठीक है, तो लिखा है टीवी का स्विच ऑन करने पर जो है श्रव्य यानी कि ऑडिबल और दृश्य यानी कि जो आप देखते हैं वो दोनों एक साथ शुरू हो जाता है। ध्वनि के प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलने के कारण ध्वनि बाद में सुनाई देती है। और यहाँ पे 2 चीज़ें हो रही हैं, यानी एक तो आप सुन रहे हैं यानी कि ध्वनि तरंग, एक आप देख रहे हैं यानी वहाँ से जो आ रही है, मतलब आगे से जो आ रही है वो प्रकाश तरंग है। तो अब हम यहाँ जानते हैं कि अगर प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग में अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो सबसे तेज़ होती है प्रकाश की तरंग, यानी कि आप देखते पहले हैं और सुनाई आपको बाद में देता है, यानी कि जो वॉइस है ना वो थोड़ी देर बाद आती है। तो लिखा है किंतु टेलीविज़न में जो अब ये हो गई है कमी। अब इस कमी को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कमी क्या हो गई कि हम चाहते हैं कि देखे भी उसी वक्त और सुनाई भी उसी वक्त, तो हम लगा देते हैं ऑडियो सिंक्रोनाइज़र। ये ऑडियो सिंक्रोनाइज़र से क्या होगा, आप जैसे ही देख रहे होंगे वैसे ही आप सुन भी रहे होंगे उसी वक्त, मतलब वो अगर कुछ बोल रहा होगा तो लाइक आप देख तो ले रहे हैं कि वो उसने क्या बोला और उसी वक्त आप सुन भी ले रहे हैं। ठीक है, तो हम लगाते हैं इस कमी को दूर करने के लिए कि जो ध्वनि बाद में आती है, तो हम ऑडियो सिंक्रोनाइज़र लगा देते हैं वहाँ पर। तो गाइस ख़त्म होने वाला है बस। इसमें लिखा है दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है। ठीक है गाइस, ये थोड़ा सा बहुत टेक्निकल हो गया, इसको ऐसे ही पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। ये होता है आयाम मॉड्यूलेशन। आयाम मॉड्यूलेशन का मतलब होता है कि फ्रीक्वेंसी, इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है, मॉड्यूलन या मॉड्यूलेशन एक ही बात है। फिर लिखा है दूरदर्शन प्रसारण में ध्वनि संचरण के लिए जो है आवृत्ति मॉड्यूलन यानी कि मॉड्यूलेशन, और चित्र संदेशों के संचरण के लिए क्या है, आयाम मॉड्यूलन का जो है प्रयोग किया जाता है। तो गाइस इसमें लिखा है चित्र के लिए आयाम इंग्लिश में बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, और अगर आपको चित्र के लिए आयाम मॉड्यूलेशन का होता है, और जो आपका ध्वनि के लिए होता है आवृत्ति का, और चित्र के लिए होता है आयाम का। यानी कि ये होता है, एक होता है ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है, ये होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। गाइस इसको समझने की जरूरत है, बहुत बड़ा है, मैं इसको समझाना चाहती भी नहीं हूँ अब। ठीक है, अब लिखा है टेलीविज़न प्रसारण में श्रव्य संकेतों को, श्रव्य यानी कि जो सुनने वाले होते हैं, श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए
प्रयुक्त तकनीक कौन सी है? श्रव्य यानी कि सुनने वाली, ध्वनि के लिए अभी हमने क्या पढ़ा था? आवृत्ति। ये आरोपण भी मॉड्यूलेशन ही होता है गाइस, ठीक है। बस यही थोड़ा सा है कि हर जगह अलग अलग लिखते थे, वहाँ पे मॉड्यूलन लिख दिया, यहाँ पे आरोपण लिख दिया, एक ही बात है, ठीक है गाइस। फिर लिखा है एक रेडियो स्टेशन से 30 मीटर बैंड पर प्रसारण प्राप्त होता है, इस स्टेशन पर प्रेषित वाहक तरंगों की आवृत्ति है, ठीक है गाइस। इसका आंसर है 10 मेगाहर्ट्ज गाइस। ये तो पूरा का पूरा न्यूमेरिकल है, आप इसे देख लीजिएगा। रेडियो तरंगे चुंबकीय क्षेत्र में क्या होती है? बंकित हो जाती हैं गाइस। रेडियो तरंगों की प्रकृति विद्युत चुंबकीय होती है, आर तो ठीक है, और बंकित होना, आइए देखते हैं क्या होता है बंकित होना। लिखा है कथन गलत है, यानी कि ए गलत है, ठीक है, क्योंकि रेडियो तरंगे विद्युत चुंबकीय प्रकृति की होती है और वो सामान्यतः चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र में क्या है? प्रवाहित होती है, ठीक है गाइस। तो गाइस यहाँ पे हमारे, आइए देखते हैं क्या क्वेश्चंस है। हाँ, तो गाइस ये हो गया हमारा चैप्टर ख़त्म। हमने नोट्स भी कर लिए, हमने यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए। तो कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो कि हमारा विद्युत धारा। गाइस धीरे धीरे हम ये सीरीज़ कंप्लीट कर रहे हैं। और तो गाइस आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करिए जितना हो सके। और एक चीज़ और है कि अगर आपको चैप्टर्स की PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके PDF का लिंक मैंने प्रोवाइड करा रखा है, आप वहाँ से क्या है डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।